बिहार में जिस तरीके से नीट छात्रा को अभी तक न्याय नहीं मिला और ऐसे में अब इसमें सीबीआई जांच की एंट्री हो चुकी है, लेकिन क्या सीबीआई इस मामले को निष्पक्षता से और सिर्फ निष्पक्षता से नहीं, क्या इस बच्ची को न्याय दिला पाएगी? और जब पीड़ित परिवार सीबीआई मांग ही नहीं कर रहा तो आखिर सीबीआई जांच क्यों की गई? आपको हम पूरे विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आज की तारीख में पूरे देश में 18,456 ऐसे मामले हैं जिनका जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, लेकिन ये सब मामले अब तक पेंडिंग हैं और सीबीआई को देश की प्रीमियम और सबसे बड़ी जांच एजेंसी माना जाता है। जब भी किसी बड़े अपराध का मामला किसी शहर या राज्य में तूल पकड़ता है तो अक्सर मांग उठती है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि उसी सीबीआई की जांच का अंजाम यह है कि हजारों मामलों में आज तक ना कोई ठोस नतीजा सामने आया है और ना ही दोषियों को सजा मिल पाई है। इस पेंडिंग मामलों में अगर देखें तो करीब 13,100 मामले ऐसे हैं जो रिवीजन या अपील के नाम पर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अटके हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 600 मामले ऐसे हैं जो पिछले 20 सालों से भी ज्यादा समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन मामलों में ना तो पीड़िता को न्याय मिल पाया है और ना ही दोषियों को सजा मिल पाई है। यह आंकड़े सीबीआई की कार्य प्रणाली और उसकी जांच व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह पूरा लेखा जोखा यह बताता है कि केवल जांच सीबीआई को सौंप देना ही समाधान नहीं है जब तक निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित ना हो, और तब सीबीआई जांच जब पीड़ित परिवार मांग भी ना रहा हो तब ये सीबीआई जांच की एंट्री हो। आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें कि देश में सीबीआई जांच की सिफारिश आमतौर पर तब की जाती है जब किसी मामले में पीड़ित परिवार या आम जनता इसकी मांग करती है, लेकिन सीबीआई जांच का एक स्पष्ट संवैधानिक और कानूनी तरीका है जिसे समझना काफी जरूरी है। आपको बता दें कि सीबीआई एक केंद्रीय जांच एजेंसी है और यह सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और सीबीआई किसी भी राज्य में राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच नहीं करती है। और अगर किसी राज्य में किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपनी होती है तो उस राज्य की सरकार को पहले अपनी सिफारिश भेजनी होती है, जो नीतीश कुमार ने किया। और यह सिफारिश या तो मुख्यमंत्री के माध्यम से होती है, यानी जो हमारे बिहार में नीतीश कुमार ने किया, फिर राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री को भेजी जाती है। इसके बाद केंद्र सरकार की सहमति से ही किसी केस को सीबीआई के हवाले किया जाता है, यानी अंतिम फैसला होम मिनिस्ट्री की मंजूरी पर निर्भर करता है। इस मामले में भी यह साफ है कि बिहार सरकार ने खुद 31 जनवरी को आदेश पास किया और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक रूप से राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है यह सबको बताया कि अब नीट छात्रा मामले में सीबीआई इसकी जांच करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्या छात्रा के माता पिता ने अब तक एक बार भी सीबीआई जांच की मांग की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका साफ कहना है कि वे इस पूरे मामले की जांच किसी जज की निगरानी में चाहते हैं, यानी पीड़ित परिवार की मांग सीबीआई जांच नहीं बल्कि न्यायिक जांच है, यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी है। इसका मतलब यही हुआ कि जहां सरकार सीबीआई जांच की ओर बढ़ रही है वहीं पीड़ित परिवार न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच चाहता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब और सवाल उठने लगे हैं और विवाद खड़े हो चुके हैं, और यही वजह है कि सीबीआई जिसके हाई प्रोफाइल मामलों का अंजाम देश ने पहले भी देख चुका है, और ऐसे में अब जब नीट छात्रा मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो कई सवाल उठते हैं। अब आपको बता दें कि सिर्फ एक यही काम नहीं है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार जब से छोटी सी बच्ची के साथ गलत हुआ 5 जनवरी की रात से कई खुलासे सामने आए। आपको बता दें कि 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के दोपहर तक का सीसीटीवी फुटेज अब तक नहीं मिला, और ऐसे में एक छोटा सा क्लिप अचानक से जब सीबीआई जांच की मांग उठती है, सीबीआई आते हैं, अचानक से वो छोटी सी क्लिप वायरल होने लगती है। आखिर क्यों? क्या फिर से पुलिस प्रशासन ये दिखाना चाहती है कि बच्ची ने आत्महत्या की? क्योंकि उस वीडियो में ये दिखाया गया कि बच्ची जो है कमरे में बंद थी और कमरा अंदर से लॉक था, और ऐसे में लेकिन
जो पुलिस प्रशासन है वो ये भूल गई कि वो जो झूठ बोल रही है, वो जो सही तरीके से जांच नहीं कर रही है, उसका पर्दाफाश जरूर होता है। उस वीडियो में यह भी देखा गया कि बच्ची ने जरूर कमरे को अंदर से बंद किया था, लेकिन वो कमरा बाहर से भी खोला जा सकता था। तो क्या यह कमरा किसी और ने बंद किया, या फिर किसी और का बात ना करे तो क्या इस कमरे को इतनी आसानी से अगर खोला जा सकता है तो इस कमरे में कोई भी कभी भी घुस सकता है? यह बात भी सामने आती है। और ऐसे में सिर्फ यही बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से छात्रा को, जिसने बेहोशी की हालात में गोद में उठाकर लेते जाते नजर आए हैं, और यह मामला 3:54 से 4 बजे के बीच का, यानी 10 मिनट का पूरा यह मामला था, पूरा यह सीसीटीवी फुटेज था। लेकिन अगर पुलिस की थ्योरी की बात करें तो पुलिस प्रशासन का कहना था कि ये जो बच्ची है, नीट छात्रा है, वो 2 बजे 6 जनवरी के 2 बजे ही अस्पताल जाती है, लेकिन बच्ची तो 3-4 बजे तक हॉस्टल में ही रहती है। सबसे पहली हम आपको गलती बताते हैं पुलिस प्रशासन की। सबसे पहले थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने गलती की। सबसे पहले जब उनको पता चलता है तो वो 3 दिनों तक हॉस्टल नहीं जाती, 3 दिनों तक कोई जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं करती। ऐसे में 3 दिन तक जब अगर हॉस्टल सील नहीं हुए तब तक तो सारे सबूत मिटा दिए गए होंगे। कहां से मिलेंगे सबूत? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती रोशनी कुमारी ने की। सिर्फ रोशनी कुमारी की नहीं, इसके बाद जो डॉक्टर भगवान कहे जाते हैं उनका भी कहना था सभी जांच हुई, बच्ची के शरीर पर जख्म थे, चोट के निशान थे, कई ऐसी चीजें देखी गई, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर ने इसे आत्महत्या कहा। और इसके बाद यह भी कहते नजर आए कि अबॉर्शन है, अबॉर्शन की गोलियां खाई, कई बातें कही गई, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ। इसके बाद हम आपको बता दें कि ना ही एफआईआर हुई, इतने दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ, ना जांच की प्रक्रिया सही तरीके से हुई, ना कपड़े बच्ची के फॉरेंसिक के लिए दिए गए, सब मिटा दिए गए, सारे सबूत साफ कर दिए गए। और इसमें प्रभात मेमोरियल, सहजानंद दोनों मिले हुए रहे, क्योंकि जिस तरीके से अगर सहजानंद के पास बच्ची गई तो उन्होंने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन वही प्रभात मेमोरियल की सबसे बड़ी गलती सामने आई कि बच्ची की जांच में उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन जो बच्ची की जांच में पुष्टि हुई कि बच्ची के साथ गलत हुआ, ये वो एक बार भी नहीं कहते नजर आए। इसके बाद थाना प्रभारी रोशनी कुमारी ने आत्महत्या कहा, और यही एसएसपी, एएसपी सभी कहते नजर आए। पहले ही पुलिस प्रशासन ने, बिहार की पुलिस ने यह मान लिया था कि बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, और कहा जाए मान नहीं लिया तो मनवा लिया गया था किसी के द्वारा, कि पुलिस प्रशासन को भी खरीद लिया गया, ये कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार की पुलिस ने काम किया, इसके बाद एसआईटी गठित होती है, लेकिन एसआईटी भी कुछ नहीं कर सकती। एसआईटी भी इस पूरे मामले में जहानाबाद में सर्च करने लगती है, जबकि बच्ची पटना के हॉस्टल में बेहोश मिली, लेकिन जहानाबाद में सर्च किया जाता है। लेकिन इसके बाद सीआईडी की एंट्री होती है, लेकिन सीआईडी से भी कुछ नहीं होता। डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, 25 लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन उन 25 में अगर बात करें तो 18 लोगों के डीएनए सैंपल्स मैच ही नहीं करते। यानी यह है कि अभी तक बिहार की पुलिस उस अपराधी तक पहुंच ही नहीं पाई है जिसने यह अपराध किया। सबसे बड़ी गलती यहां पर है, और सबसे बड़ी चूक भी यहां पर है कि बिहार पुलिस अभी तक उस अपराधी तक नहीं पहुंच पाई है, उसका डीएनए अभी तक लिया ही नहीं गया है, जिसके डीएनए से ये बच्ची के कपड़े से जो मेल स्पर्म मिला है वो मैच होगा। तो यहां पर भी बिहार पुलिस अभी काफी पीछे है। सिर्फ बिहार पुलिस नहीं, सीआईडी भी काफी पीछे है। तो ऐसे में वो अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा, अभी तक उसके बारे में बिहार पुलिस ने सोचा तक नहीं है कि आखिर वो कौन हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीपी विनय कुमार, जो सारे मुख्यालयों के सबसे बड़े हेड होते हैं, एक उम्मीद थी कि डीजीपी विनय कुमार इस केस में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन डीजीपी विनय कुमार पीड़ित परिवार को अपने आवास मिलने बुलाते हैं, और कहते क्या है वो हम आपको एक बार उनकी मां, जो पीड़िता की मां है, वो उनका बयान सुनाते हैं। आप सुनिए पहले। कह रही है कि कोई सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ सुसाइड हुआ है। हाँ, तो सुना आपने, मां यही कह रही है कि डीजीपी विनय कुमार कहते हैं कि
मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या किया, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। जब बिहार के सबसे बड़े हेड, पुलिस मुख्यालय के सबसे बड़े हेड डीजीपी विनय कुमार ऐसा कहेंगे तो फिर परिवार किससे उम्मीद करे? परिवार तो सबसे शुरू से ही कह रहे थे कि ना एसआईटी से उन्हें यह है कि वो सही जांच करेंगे, ना सीआईडी से उन्हें संतुष्टि है कि वो सही तरीके से जांच करेंगे। उसके बाद जब डीजीपी ये कहते हैं तो डीजीपी अपने हेड यानी सम्राट चौधरी से भी पीड़ित परिवार को मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन परिवार ने यह सोच लिया कि जब डीजीपी ही ऐसा कह रहे हैं तो सम्राट चौधरी क्या कहेंगे, वो मिलने नहीं जाते। लेकिन हम आपको सम्राट चौधरी का भी बयान सुनाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो सुनिए आप। ये पुलिस का काम है, पुलिस वाले। तो सुना आपने, सम्राट चौधरी भी कंफ्यूज हो चुके हैं। जब उनसे पूछा जाता है इस मामले को लेकर तो वो ये कहते हैं कि पुलिस है, पुलिस देख लेगी। तो आखिर कानून व्यवस्था किसके अंडर आता है? सम्राट चौधरी के अंदर आता है। और सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला ही क्यों है जब वो जवाब नहीं देना चाहते, जब वो डीजीपी से ये सवाल नहीं कर सकते कि आखिर उन्होंने पीड़ित परिवार को ऐसा बयान क्यों दिया, फिर से आत्महत्या की गुत्थी क्यों कही जा रही है। सभी बातों की पुष्टि हो चुकी है, पोस्टमार्टम सामने आ चुका है, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और यह बात पूरी तरीके से सच है। पहले भी पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को परेशान किया, लाठियां चलाई, केस किया, जब पीड़ित परिवार शव को रखकर कारगिल चौक पर हंगामा कर रहे थे। लेकिन दूसरी बार भी यही हो रहा है, पीड़ित परिवार को ही परेशान किया जा रहा है, उनको ही मनवाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। सम्राट चौधरी भी अपनी जो है बातों को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं। सम्राट चौधरी को भी जो विभाग मिला है वो उसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी बयान से ही पता चलता है। तो ऐसे में अब जब सीबीआई की एंट्री हुई तो सीबीआई के बारे में सभी पूरी देश जानती है कि सीबीआई किस तरीके से जांच करती है और इसी वजह से पीड़ित परिवार ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने भी दरवाजा बंद कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने भी ये जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे जब तक इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। और जब सीबीआई जांच से परिवार संतुष्ट नहीं होगा तब जाकर वो पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीड़ित परिवार ने तो सीबीआई जांच की मांग ही नहीं की, तो आखिर सीबीआई जांच की मांग क्यों जो है अचानक से आग्रह क्यों किया गया? यह भी बात हम आपको बता दें कि अब बिहार में विधानसभा बजट की शुरुआत हो चुकी है और सरकार ये चाहती थी कि इस मामले को बजट शुरू होने से पहले, सदन शुरू होने से पहले निपटा दिया जाए ताकि विपक्ष उन पर जो है सवाल ना घेरे। तो इस वजह से ही 31 जनवरी को सीबीआई के लिए जो है वो आग्रह कर दिया गया। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई का जो काम है वो पूरी जनता जानती है। पहले भी कई ऐसी केस हो चुके हैं। हम आपको उदाहरण बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, वो केस का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल, जब चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने जब सीबीआई जांच के लिए उस केस को सीबीआई जांच को सौंपा तो आज 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई बात सामने नहीं आई। कुछ दिनों पहले तक जब सीबीआई जांच नहीं थी तो उस बच्ची को न्याय मिलने की एक उम्मीद भी थी, लेकिन सीबीआई जांच के आने के बाद को सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। अब वही अंकिता भंडारी की बात ना करें, सबसे हाई प्रोफाइल केस सुशांत सिंह राजपूत की, उसका क्या हुआ? 4 साल बाद फिर वो केस भी बंद हो गया और ऐसे में उनको भी न्याय नहीं मिला। तो कैसे ये बात सच होगी कि नीट छात्रा को न्याय मिलेगा? हम आपको यह भी बता दें कि सीबीआई अगर कोई केस लेती है तो वो अगर करप्शन के केस होते हैं तो वो बहुत जल्द सॉल्व कर लेती है, लेकिन वहीं अगर कोई हत्या का मामला होता है, कोई दुष्कर्म का मामला होता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लगता है उसमें उसका दिमाग ही काम नहीं करता। और ऐसे में सीबीआई जांच को अगर अब ये मामला सौंपा गया है तो ये मामला भी अब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई जांच में सरकार भी यही कहेगी कि ये उनकी प्रक्रिया नहीं है, ये उनकी जवाबदेही नहीं है। सीबीआई जांच हो रही है, वो अपनी निष्पक्षता से काम करेंगे और ये मामला टलता जाएगा। जब पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग भी नहीं की तब भी इस केस को सीबीआई जांच के लिए सौंप दिया गया। इसका मतलब साफ है कि उस बच्ची को न्याय नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई जांच के लिए जो खबरें सामने आई, अभी तक 18,426 केस पेंडिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि नीट छात्रा का केस का क्या होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।